हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम रोज यहाँ 11 बजे लाइव होते हैं बायोलॉजी के लिए, तो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सके। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप की प्रिपरेशन चल रही है यूपी पीजीटी और टीजीटी की। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम कुछ उन टॉपिक्स को लेके आए हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इकोलॉजी की और एनवायरमेंटल इश्यूज की, तो इन टॉपिक्स को हम किसके थ्रू, हम इन क्वेश्चंस के थ्रू हम इनको कवर करेंगे। इस वाले टॉपिक को, एनवायरमेंटल इश्यूज को हम किसके थ्रू कवर करेंगे, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। और जो जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हम उनको पहले डिस्कस करते हुए अपनी डिटेलिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं पॉल्यूशन, क्या कितने टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स, क्या पॉल्यूटेंट्स होते हैं, क्या ये कॉज करते हैं और इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। किसके अंदर? इसके अंदर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सके। हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। चलो, तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कहता है कि इनमें से कौन सा एक नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर सॉल्यूशन है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत है, मतलब कि वो क्या नहीं है, जल प्रदूषण कॉज नहीं करता। तो उसका ऑप्शन दे रखा है आपको, कारखाना, फैक्ट्रीज, अर्बन एंड सब अर्बन लैंड, शहरी और उपनगरीय भूमि, या ऑल ऑफ अबव, जितने भी क्वेश्चन ऑप्शंस है वो, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गंदा पानी को साफ करने के संयंत्र। तो इसमें से बोला है कि कौन सा पार्ट नहीं है। आपसे फैक्ट्रीज, आपको पता है फैक्ट्रीज में से जितना भी पॉल्यूटेंट्स निकलता है, एक मिनट, यस, तो हम बात कर रहे थे, यस, अब ठीक है, हम बात कर रहे थे इसमें से कौन सा सोर्स हमारा वाटर पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है। फैक्ट्रीज, तो आप फैक्ट्रीज से जानते हैं कि जितना भी फैक्ट्री का एक्सक्रीट आउट प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो सीधा रिवर्स के अंदर जाता है और उन रिवर्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी हैम्पर करता है, उसमें पॉल्यूशन कॉज करता है। अर्बन एंड सब अर्बन लैंड, जो अर्बन शहरी और उपनगरीय जो भूमि है, वो उसका कोई रोल प्ले नहीं है किसके अंदर, जल प्रदूषण के अंदर। सीवेज से जो वाटर प्लांट्स निकलते हैं वो भी क्या कॉज करते हैं, वो भी कॉज करते हैं। तो यहां पे फैक्ट्री और सीवेज से निकला हुआ, क्या बात हो रही है, यहां बात हो रही है तो यहां पे बात हो रही है, ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा। चलो, मैं आपको यहीं पे ही लिख के बता देती हूं कि जो पेन क्यों नहीं सिलेक्ट, अब आ जाएगा। चलो, तो यहां पे बात हो रही है जो फैक्ट्रीज और जो सीवेज से जो निकलता है वो क्या कॉज करता है, वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट यहां से निकलेंगे वो क्या कॉज कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को और ऑर्गेनिजम्स को भी क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं। उनको भी, उनके लिए भी ये क्या है, कॉजेटिव एजेंट है। ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एजेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेयर एज जो लैंड है किसका, अर्बन एरिया का, चाहे वो अर्बन का हो चाहे वो सब अर्बन का हो, वो क्या है, वो उसका क्या रोल है वाटर पॉल्यूशन पे, कोई रोल नहीं है वाटर पॉल्यूशन पे। वो क्या कॉज करेगा, वाटर पॉल्यूशन। तो ये कोई सोर्स नहीं है किसका, वाटर पॉल्यूशन का। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, द करेक्ट ऑप्शन इज अर्बन एंड सब अर्बन लैंड, शहरी और उप शहर नगरीय भूमि।
Now next, the burning of fossil is are produced which causes air pollution. जीवाश्म के जलने से उत्पादित होते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं. Lots of unwanted noise, बहुत सारा अनवांछित शोर, excessive light, heat या गर्मी. तो आपसे क्वेश्चन पूछा एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन को कौन कॉज कर रहा है? एयर पॉल्यूटेंट्स. और वो एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है? एयर पॉल्यूशन कौन कॉज कर रहा है? वो कॉज कर रहा है एयर पॉल्यूटेंट्स. तो अगर हम बात करें किसकी, बर्निंग ऑफ जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमारे जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं या फ्यूल्स हैं, जब वो बर्न करते हैं तो वो क्या जनरेट कर रही हैं? वो जनरेट कर रहे हैं स्मोक को और ऐश को, जो क्या कॉज करता है? जो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है. इसमें कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जो क्या कॉज कर रही है? एयर पॉल्यूशन. हार्मफुल गैसेस हैं जो क्या कॉज कर रही है? एयर पॉल्यूशन को कॉज कर रही है. तो स्मोक एंड फ्लाई ऐश क्या कॉज करता है? एयर पॉल्यूशन. ना तो अनवांटेड नॉइस होगा, ना एक्सेसिव लाइट होगा, ना हीट होगा. इसका आंसर होगा स्मोक एंड फ्लाई ऐश. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बीओडी. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बीओडी के लिए करेक्ट है? क्या बोल रहा है कि बीओडी के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि बीओडी होता क्या है, बीओडी का मतलब क्या है. तो अगर हम बात करें बीओडी की, तो बीओडी को हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. क्या है ये? एक तरह का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है. इट इज द अमाउंट ऑफ, ये क्या है? अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है. किसके अंदर? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय, किसको चाहिए? एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म. वहां पे जो ऑर्गेनिज्म एरोबिकली ऑर्गेनिज्म किसका ब्रेकडाउन करने के लिए? ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मटेरियल का. अब कोई भी क्या है? ये एक अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है. वाटर के अंदर एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जो किसके लिए यूजफुल है? ऑर्गेनिज्म इसको यूज करेंगे, जो भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म है. अगर फिशेज हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रह रहे हैं, वो इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे और क्या करेंगे? अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे. तो ये वो बायो अमाउंट है किसका? और ऑक्सीजन का, जो किसके अंदर है? जो वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड है. जो कौन यूटिलाइज कर रहा है? ये यूटिलाइज कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनिज्म. ठीक है, क्लियर है इतनी बात. अब अगर हम बात करें सीओडी की, तो सीओडी क्या है? सीओडी इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है. ये कहां से आएगी? ये वो ऑक्सीजन है, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो वाटर के अंदर है, जो वाटर ऑक्सीडाइज्ड होके निकाल रहा है. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन का अमाउंट है जो कहां से निकल रहा है? वाटर के ऑक्सीडाइज्ड होने से. वाटर के ऑक्सीडाइज्ड होने से जो ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकल रहा है उसको हम सीओडी कहते हैं. तो सीओडी हमें इजीली प्राप्त हो जाता है एज कंपेयर टू बीओडी. बीओडी का लेवल भी क्या रहता है? कम रहता है. मतलब बीओडी का जो अमाउंट है वो ज्यादा रहेगा, सीओडी हमें इजीली मिल जाएंगे. तो यूजुअली लेस देन सीओडी, तो सीओडी से तो कम नहीं रहता, सीओडी तो हमें इजीली मिल जाता है, तो उसका ये बीओडी हमेशा ही क्या रहता है? कम रहता है. अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है क्योंकि लेस देन सीओडी है. ये भी ठीक है. बायोकेमिकल डिमांड भी कहते हैं. तो ये ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. मतलब आपको पता है सीओडी से इसका लेवल कम ही रहेगा. सीओडी तो ज्यादा ही मिलेगा, हमें ज्यादा अमाउंट में मिलेगा. बीओडी हमें कम अमाउंट में मिलता है ना. बीओडी हमें कम अमाउंट में मिलेगा, वेयर एज जो सीओडी होगा वो आपका ज्यादा अमाउंट में मिलेगा. ठीक है. तो दूसरा बोला है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट. इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो वेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है उसका मेजरमेंट है वाटर के अंदर, तो ये भी करेक्ट है. बायोकेमिकल डिमांड भी कहते हैं इसको, ये भी करेक्ट है. ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं. नाउ नेक्स्ट, द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन अराउंड द वर्ल्ड इज. विश्व भर में अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? जो एसिड रेन होती है, जो एसिड रेन होती है उसका प्राइमरी कॉज क्या है?
आपको पता है आपके एग्जाम में पीजीटी के पेपर में या पीजीटी या टीजीटी की अगर हम बात करें तो साइंस में या बायोलॉजी में एनवायरमेंटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनवायरमेंटल साइंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको 5 to 6 क्वेश्चंस मिलते हैं इकोलॉजी से, 5 to 6 क्वेश्चन पूरे पेपर में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको इकोलॉजी से मिलते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा पार्ट मिलता है आपको एनवायरमेंटल साइंस का। और एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट बहुत बेसिक होता है, लेकिन इसका कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूं आप अच्छे से देखना, प्रिपेयर करना, कोशिश करो, ट्राई करो कि उनका आंसर अपने आप करने के लिए। ठीक है, फिर देखो कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, पहले खुद उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देन उसके बाद आप उसका आंसर देखो। विश्व भर में अम्लीय वर्षा प्राथमिक कारण क्या है? ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स ये ज्यादातर पाए जाते हैं। तो इसके कारण जो रेन है वो कैसे बन जाती है? एसिडिक बन जाती है। जो रेन होती है वो कैसी बन जाती है? एसिडिक बन जाती है। ये कहां है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जब रेन आएगी तो रेन के साथ ये गैसेस डिसॉल्व हो जाएंगी और वो क्या बना देंगी? वो बना देंगी एसिड रेन, जो क्या है? हार्मफुल है। तो ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? चले आगे, चलो नेक्स्ट। स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। अब आपने देखा होगा सर्दियों में आपको आजकल स्मोक देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? ये इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, स्मोक की प्रॉब्लम। तो स्मोक क्या है? स्मोक एक तरह का कॉम्बिनेशन है, किसका? स्मोक का प्लस फॉग का। ये बेसिकली अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी एक किसका कॉज है? कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन का कॉज है। इससे बहुत सारी डिजीजेस हो रही है, लंग्स डिजीजेस हो रही है। ठीक है, लंग कैंसर का एक मेन कॉजेटिव एजेंट है ये भी, कैंसर। ठीक है, तो स्मोक और फॉग मिलके क्या बनाता है? स्मोक बनाता है। क्लियर है? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ताजमहल इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर। एक ताजमहल है वो किससे सफर कर रहा है? मार्बल कैंसर से। व्हाट इज मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर क्या होता है? तो मैंने अभी आपको एसिड रेन्स के बारे में बताया, कौन कौन से गैसेस के बारे में हमने यहाँ पे बात करी, कौन कौन से एसिड के बारे में हमने बात करी? सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। ये कहां पे प्रेजेंट है? ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। जब ये एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ? रेन के साथ, तो ये क्या बनाते हैं? ये एसिड रेन बनाते हैं। और यही एसिड रेन क्या कर रहे हैं? कोरोड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोरोजन कर रहे हैं, कोरोड कर रहे हैं किसको? मॉन्यूमेंट्स को। धीरे धीरे जो मार्बल है मॉन्यूमेंट्स का, उसमें क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है, वो येलो पड़ता जा रहा है, येलो कलर का होता जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? मार्बल कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है ब्राउन कार्बन, ताजमहल को मार्बल कैंसर से पीड़ित बताया जा रहा है। मार्बल कैंसर क्या है? ब्राउन कार्बन है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंगाई इन मार्बल्स पे। एसिड रेन विच करोड मार्बल्स, ये है या ऑल ऑफ? तो एसिडिक रेन विच करोड मार्बल इज करेक्ट, क्योंकि ये क्या कर रहा है? उसके साथ मिलके मॉन्यूमेंट्स को कोरोड कर रहा है। उसका कलर जो ये व्हाइट था उससे क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे येलो होता जा रहा है, जिसके कारण जिसको हम क्या कह रहे हैं? मार्बल कैंसर के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वाज साइंड इन। एक क्या हुआ था? एक स्कॉटहोल्म में, ये स्वीडन की क्या है? कैपिटल है। स्वीडन में एक पूरा एनवायरमेंट को
एनवायरमेंट को इंटरनेशनली ट्रीट करने के लिए, एनवायरमेंट को इंटरनेशनली ट्रीट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वो पास किया था पॉप्स। पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को ये क्या कर रहे थे, ये हमारे ह्यूमन की हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। कैसे? ये हमारे टिश्यूज के साथ फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये जो पॉप्स होते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ह्यूमंस में ये फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उन टिश्यूज को डैमेज कर देते हैं। तो यहां पे इसका एम क्या था? इस स्टॉकहोल्म कन्वेंशन का एक कन्वेंशन था जिसमें उसका नाम क्या था, उसका एम क्या था? इसका एम था टू एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करना? टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट, रोकना, टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट, REST, रिस्ट्रिक्ट, क्या करना? इसको एलिमिनेट करना, या तो हटा देना या रिस्ट्रिक्ट करना, किसका? प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ दीज ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का रुकाव कर देना या इनका बिल्कुल ही हटा देना, इनको एलिमिनेट कर देना, ये इसका एम था। ठीक है, ये कहां पे हुआ था? स्टॉकहोल्म में हुआ था, स्वीडन में हुआ था, और 2001 में हुआ था। ठीक है, 17 मई इसकी डेट भी पूछी जाती है। 2004 को ये इफेक्टिव हो गया था, साइंड हुआ था 2001 में, और इफेक्टिव कब हो गया था? ये 2004 में। क्लियर है? तो 2001 में साइन किया गया और कब से लागू हो गया? 2004 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स, ग्लोबल जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स है आर लाइकली टू बी इंक्रीज्ड, वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ड्यू टू, किसके कारण? किसके कारण? वैश्विक वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होने की संभावना हो रही है। तो जो ये है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक, ग्लोबल का, पूरे ग्लोब का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, हमारे जो फ्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? उनका बर्निंग हो रहा है ना, वो बर्न हो रहे हैं, उनकी बर्निंग हो रही है। तो ये इसके कारण क्या हो रहा है? हमारे उस पे सल्फर प्लस नाइट्रोजन, दोनों ऑक्साइड्स, दोनों के ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, दोनों के ऑक्साइड्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है या ग्लोबल टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वो भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और हम उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, CO2 ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये इन फ्यूल्स के कारण हो रहा है, फ्यूल्स की बर्निंग के कारण हो रहा है। क्या साउंड पोल्यूशन टेम्परेचर से कोई इफेक्टेड है? नहीं है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, क्योंकि वहां से जो गैस एमिट हो रही है वो हमारे पूरे ग्लोबल के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है? बर्निंग ऑफ फॉसिल्स के कारण हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, सॉइल इरोजन के कारण वाटर, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के कारण। क्लियर है? डन? यस, व्हाट हैपेंड? चलो नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर, ब्लैक वाटर, स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर या प्यूरिफाइड वाटर। तो झरने का पानी, वेल वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, ये तो क्या है? ये वेस्ट वाटर थोड़ी है, ये तो प्योर वाटर है। लेकिन जो ब्लैक वाटर है, आपका जो ब्लैक वाटर है, ब्लैक वाटर को आप टॉयलेट वाटर भी बोलते हो, टॉयलेट वेस्ट वाटर। ठीक है, या आपकी किचन से जो निकल रहा है, जो आपके सिंक से निकल रहा है, जो आपके डिश वॉशर से निकल रहा है, जो आपके टॉयलेट से निकल रहा है, ये पानी क्या हो रहा है? ये पानी सीधा के सीधा सीवेज में जा रहा है, और ये क्या हो रहा है? ब्राउन हो रहा है, ब्राउन वाटर कहते हैं इसको। ठीक है, ब्राउन वाटर भी कहते हैं। ये ब्राउन वाटर क्या कॉज करता है? ये डिजीजेस कॉज करता है, डिजीजेस कॉज करता है। क्यों डिजीजेस कॉज करता है? क्योंकि इसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिसके कारण ये क्या कॉज करता है? डिजीजेस कॉज करता है। तो ब्लैक वाटर इज अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर, ये एक तरह का क्या है? वेस्ट वाटर है। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लीक, भोपाल गैस ट्रेजेडी निम्नलिखित में से किस गैस रिसाव के कारण हुई थी? आपको पता है एक टेरिबल एक्सीडेंट हुआ था, एक टेरिबल एक्सीडेंट हुआ था। कब हुआ था?
3 दिसंबर को हुआ था 1984 में। एक किसकी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल, इसको क्या बोलते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं, त्रासदी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, पॉइजनस गैस जो है, जिसको हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट, फैक्ट्री में से, कौन सी फैक्ट्री में से, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में से लीक हो गई थी, जिसके कारण जहां पे क्या बनता था, पेस्टिसाइड्स बनते थे। ठीक है, उसमें से ये क्या, इस गैस का रिसाव हो गया था, जिसके कारण कितने 15,000 to 20,000 लोग मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट ये क्या है, एक तरह का पॉइजनस गैस है, जो कहां से रिलीज हुआ है, इस फैक्ट्री से रिलीज हुआ है, जहां पे क्या बनता है, पेस्टिसाइड्स बनते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड। आपको पता है वेट वेस्ट जो होता है, हम उसको क्या करते हैं, वेट वेस्ट को, आपको आजकल बहुत अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि जो अपना कचरा है, जो कूड़ा है, जो वेस्ट है, वो वेट वाला अलग करो, ड्राई वाला अलग करो। इस वेट वेस्ट से हम क्या बनाते हैं, मैन्योर बनाते हैं। जिस प्रोसेस से इसको मैन्योर बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंपोजिटिंग। क्या बोलते हैं, कंपोजिटिंग। ये कंपोजिटिंग क्या होता है, ये वेट वेस्ट को किसमें कन्वर्ट करता है, मैन्योर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसको हम कहां यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। यहां पे मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंपोस्टिंग, खाद बनाने। एक पूरे के पूरे उसमें हम क्या डाल देते हैं, वेट वेस्ट को डाल देते हैं, और वेट वेस्ट उसमें बायोलॉजिकल एक्शंस के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड अ लेवी ग्रीन टैक्स ऑन व्हीकल्स ओल्डर देन डैश ईयर्स। क्या बोला इसमें, ये डैश होगा पूरा, कि गवर्नमेंट ने इंडिया में गवर्नमेंट ने ग्रीन टैक्स पास किया है, जो कितने साल पुराने व्हीकल्स पे लगता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एक प्लान अनाउंस किया था, ग्रीन टैक्स। ये ग्रीन टैक्स वो था जो पुराने व्हीकल्स क्या निकालते हैं, जब जो पुराने हो जाते हैं व्हीकल्स, तो वो क्या निकालते हैं, पॉल्यूटेंट्स निकालते हैं अपनी गाड़ी में से, जो क्या कर रहे हैं, जो एक हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं किस पे, हमारे अर्थ के ऊपर। हार्मफुल इफेक्ट डाल रहे हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। जो व्हीकल्स जो पुराने हो जाते हैं, जब उसमें से जो गैसेस निकलती हैं, उसमें से जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स निकलते हैं, वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो व्हीकल्स 8 इयर्स ओल्डर हो चुके होंगे, उस पे ये टैक्स लगेगा, उस पे ये ग्रीन टैक्स लगेगा। तो उसको टाइम टू टाइम क्या कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है, उसको उस सर्टिफिकेट को टाइम टू टाइम रिन्यू कराना पड़ता है, और उसका हम हर टाइम 10 to 25% क्या होता रहता है, रिड्यूस हो जाता है रेट रोड टैक्स से। तो 8 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मटेरियल विच ग्रुप कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें, तो सॉलिड वेस्ट दो तरह के होते हैं। इसको जरा देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात करें सॉलिड वेस्ट की, तो सॉलिड वेस्ट दो तरह के होते हैं। सॉलिड वेस्ट किस किस में डिवाइड होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर हम बात करें बायोडिग्रेडेबल की, तो बायोडिग्रेडेबल क्या है, बायोडिग्रेडेबल आर दोज
substances which is, कहां से बनेगा, विच इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो किससे बना होगा, ऑर्गेनिक मैटर से बना होगा, और ये ऑर्गेनिक मैटर इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज मतलब इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, इजीली ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जाम्पल्स जैसे वेजिटेबल पील्स, ठीक है। अगर हम बायोडिग्रेडेबल की बात करें, आर दो सब्सटेंसेस which cannot be decomposed, which cannot be decomposed completely, वो क्या नहीं हो सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते कंप्लीटली, ठीक है। एंड रिटेन देयर फॉर लॉन्ग टाइम, रिटेन देयर फॉर्म फॉर लॉन्ग पीरियड तक वो उसी फॉर्म में रहेंगे, उसको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे प्लास्टिक, बेकालाइट, डीटीटी, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। यहां आ जाएगा पेपर, वुड, तो ये क्या है, ये हार्मफुल है, ये क्या है हमारे लिए, हमारी उसके लिए, एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है। तो आपसे यही पूछा है, निम्नलिखित सामग्रियों में के समूह में किस समूह में केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, किसमें होते हैं, प्लास्टिक, बेकालाइट और डीटीटी। क्लियर है, चले आगे मूव करें। चलो, डिसइंफेक्शन ऑफ पोर्टेबल वाटर इज यूज्ड टू रिमूव, पीने योग्य पानी की कीटाणु शोधन को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फाउल स्मेल, बैक्टीरिया, टर्बिडिटी, या जो हमारा डिसइंफेक्शन होता है, डिसइंफेक्शन ऑफ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर को हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं, पीने योग्य बनाते हैं। पोर्टेबल वाटर को हम क्या बनाते हैं, डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं। इस डिसइंफेक्टेंट बनाने का क्या यूज है, क्या रिमूव करते हैं हम इसमें से, हम इसमें से रिमूव करते हैं बैक्टीरिया को। किसको रिमूव करते हैं, बैक्टीरिया को। ये क्या हो, हम ब्लीचिंग पाउडर, आपने देखा होगा कई जगह ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है, किसके लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। तो यहां से बैक्टीरिया, जीवाणु को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस पोर्टेबल वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाते हैं, ठीक है। पोर्टेबल वाटर को डिसइंफेक्टेंट कैसे बनाते हैं कि हम उसके जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको रिमूव कर दें, और हम उसमें किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट, गैस emitted as a result of fuel combustion is conventional rocket as an इमर्शन रेट, किस इमर्शन रेट से, पारंपरिक रॉकेट में ईंधन के दहन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जना दर क्या होती है। जो गैस एमिट होती है जब हमारे कन्वेंशनल रॉकेट्स चलते हैं, जो फ्यूल कंज्यूम्ड होती है, उसका एमिशन रेट क्या होता है, कितने रेट से वो कंज्यूम होती है, तो 4000 मीटर पर सेकेंड इसका एमिशन रेट है। ये क्या है, एमिशन रेट ऑफ कन्वेंशनल रॉकेट्स। इन रॉकेट्स में से क्या हो रहा है, जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, फ्यूल का कंबशन हो रहा है, उसका वो क्या है, 4000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, चले नेक्स्ट। Which of the following is not an environmental concern? इसमें से कौन सा एक पारिवारिक सरोकार नहीं है, ग्रोइंग पोल्यूशन लेवल्स, बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, इंक्रीजिंग कंजम्पशन एंड यूज ऑफ प्लास्टिक की बढ़ती खपत और योग्य, या रेजिंग ओजोन लेयर, ओजोन परत की ऊपर उठना। एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है। तो आप जानते हो पॉल्यूशन लेवल का ग्रो होना भी एक, पॉल्यूशन लेवल ग्रो हो जाएगा तो आपको डिफरेंट काइंड की डिजीजेस हो जाएंगी, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो। ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज कर रहा है क्या, डिजीजेस कॉज कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है,
ओजोन लेयर को खत्म कर रहा है, सीधी की सीधी यूवी रेज अंदर आ रही हैं, स्किन कैंसर बढ़ने के कॉजेज होने के कारण हो रहा है, उसके कारण हो सकता है। इंक्रीजिंग कंजम्पशन एंड यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक मैंने अभी आपको बताया नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो डिग्रेड नहीं हो रहा है, वहीं पे ही कहां पे, वहीं पे ही कंपोस्ट हो रहा है, पड़ा हुआ है और बहुत लॉन्गर टाइम तक पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा। ठीक है, रेजिंग ऑफ, ये क्या कॉज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न कॉज कर रहा है। रेजिंग ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का मोटा होना, रेज होना, ऊपर बढ़ना, ओजोन लेयर का ऊपर बढ़ना, इट इज नॉट एन एनवायरमेंटल कंसर्न, ये एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है। क्यों नहीं है ये एक एनवायरमेंटल कंसर्न? इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेचुरल फिल्टर है। कैसा फिल्टर है? अर्थ के लिए एक नेचुरल फिल्टर है, जो किससे बचा रहा है हमें, यूवी रेस से बचा रहा है। ये क्या कर रहा है, हमें यूवी अल्ट्रा वायलेट रेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये अल्ट्रा वायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि क्या हो सके, हम एयर पॉल्यूशन से बच सके, ग्लोबल वार्मिंग से बच सके। ठीक है, ये हमारे लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है, लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी बचा रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी बचा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो रेजिंग ओजोन परत के ऊपर उठना इज नॉट अ एनवायरमेंटल कंसर्न, एक तरह का एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर क्या है, रेजिंग ओजोन लेयर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एसिड रेन, इसमें से कौन सा बात सही है किसके लिए, एसिड रेन के लिए। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? तो बात हो रही है व्हेन एसिड रेन फ्लोज इन रिवर, जब एसिड रेन रिवर में फ्लो करता है, इट इंक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर, ये क्या करता है, एक पीएच वैल्यू बढ़ा देता है, किसकी, वाटर की। जब नदियों में अम्लीय वर्षा होती है तो इससे पानी का पीएच मान भी बढ़ जाता है, या ये पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन 6.5 कर देता है, या ये अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना बढ़ा देता है, 6.5 कर देता है, या व्हेन एसिड रेन फ्लोज इन रिवर इट डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, क्या ये जब नदियों में अम्लीय वर्षा होती है तो इसमें पानी पीएच, पानी का मान, उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज मोर देन, कितना होगा ये, मोर देन 5.6 होगा, या अम्लीय वर्षा का मान 5.6 से अधिक हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, एसिड रेन की, एसिड रेन में मैंने आपको अभी बताया क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, तो ये दोनों क्या है, एसिड है। इसके अंदर अगर वाटर के अंदर जाएगा तो ये वाटर के पीएच को क्या कर देगा, कम कर देगा, इट डिक्रीजेस द पीएच ऑफ वाटर, वाटर के पीएच को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा, वाटर के साथ मिलके सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बना देगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा अगर वाटर के साथ तो ये क्या बना देगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा, नाइट्रिक एसिड बना देगा, HNO3 बना देगा। ठीक है, ये दोनों एसिड है, एसिड जब भी वाटर के साथ मिलेगा तो उसके पीएच को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, जब ये ग्राउंड पे पड़ेगा इसको हम कहते हैं एसिड रेन। तो ये क्या करता है, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इन रिवर इट इंक्रीजेस पीएच वैल्यू, ये तो होगा ही नहीं, ये इंक्रीज तो करता ही नहीं पीएच वैल्यू का। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज 5.6, ये भी नहीं होता इसका, लेस देन 5.6 होता है। ये तो एसिडिक है, एसिडिक का तो 6.5 नहीं होगा, कितना होगा, 5.6 होता है इसका, लेस देन। ठीक है, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इन रिवर, इतना कम भी नहीं, इतनी ज्यादा भी नहीं है एसिडिटी उसमें। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इन रिवर इट इंक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, ये क्या करेगा, जब जो एसिड रेन फ्लो कर रहा है किसके अंदर, रिवर के अंदर, तो इट डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू, क्या कर देगा, पीएच वैल्यू को कम कर देगा, ये ठीक है। और दूसरा है द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज मोर देन 5.6, या उससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये कितना होता है, लेस देन होता है 5.6 से। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, एक कॉलम दे रखा है आपको एक्स, एक दे रखा है वाई, आपको पहला दे रखा है पी में दे रखा है वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड फॉसिल फ्यूल्स, वाटर पॉल्यूशन दे रखा है, अच्छा ये इसका होगा कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्या कॉज करते हैं, एयर पॉल्यूशन। पहले तो क्यू का ही लिख लो, क्यू का क्या होगा, फर्स्ट, ये क्या कॉज करते हैं, किसके कारण होता है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल के कारण।
नॉइज पॉल्यूशन किसके कारण होता है? आर की अगर हम बात करें तो किसके? हाई डेसिबल्स, बहुत ज्यादा डेसिबल्स यूनिट है किसकी? साउंड की। तो किसके कारण होता है? जब बहुत ज्यादा साउंड होती है तो नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो इसका 4 हो गया। एस की अगर हम बात करें, सॉइल पॉल्यूशन, एनिमल पेस्ट्स के कारण, जो एनिमल को मारने के लिए, किल करने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं उसके कारण सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका 3 हो गया। और वाटर पॉल्यूशन बायोलॉजिकल मैटर के कारण होता है। वाटर पॉल्यूशन जो अंदर बायोलॉजिकल मैटर है उसके कारण होता है। 2। तो P2Q1 R4 S3 ये ठीक है। क्लियर है? डन? समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बैंड द सेल ऑफ डीजल व्हीकल्स इन दिल्ली बिकॉज ऑफ चीप डीजल एग्जॉस्ट स्मोक। स्मोक निकालता था, लंग कैंसर कॉज होता था, बाय क्या रिलीज करता था? तो जो हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या बैन किया था? एक डीजल व्हीकल्स को बैन किया था। डीजल व्हीकल्स को बैन किया था किसमें? डीजल व्हीकल्स को बैन किया था किसमें? दिल्ली में। क्योंकि ये व्हीकल्स 3 टाइम्स मोर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकालते हैं किससे? पेट्रोल के कंजम्पशन से। अगर पेट्रोल को क्या करो, उसका पेट्रोल को अगर हम पेट्रोल फ्यूल है जो, अगर हम उसको कंबस्ट करेंगे तो, और अगर हम डीजल को कंबस्ट करेंगे तो ये 3 टाइम्स मोर नाइट्रोजन ऑक्साइड निकाल रहे हैं, जो क्या है? हार्मफुल है, हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए। और क्या कॉज कर रहा है? लंग डिजीजेस कॉज कर रहा है। लंग डिजीजेस कॉज कर रहा है, लंग कैंसर का रिस्क देता है, लंग कैंसर का रिस्क देता है। तो ये क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, क्लियर है? तो ये लंग कैंसर किसके कारण कॉज हो रहा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सॉइल पॉल्यूटेंट्स विच इफेक्ट द फूड चेन एंड फूड वेब बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स आर कॉल्ड। उनको क्या कहते हैं? वो सॉइल पॉल्यूटेंट्स जो किसको इफेक्ट कर रहे हैं? फूड चेन को इफेक्ट कर रहे हैं, फूड वेब को इफेक्ट कर रहे हैं बाय किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके प्लांट्स में। उनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस, नाइट्रोजन, पेस्टिसाइड्स या एग्रीकल्चर वेस्ट। तो पेस्टिसाइड्स कहते हैं हम उनको। पेस्टिसाइड्स क्या है? जो किसको कंट्रोल कर रहे हैं हम? इससे पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, पेस्ट को और वीड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इसका और भी नाम होता है, हर्बिसाइड्स भी बोलते हैं इसको हम, केमिकल साइड्स भी बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी बोलते हैं, और बहुत सारे नाम है इसकी। फंजीसाइड्स, फंगाई को करने के लिए फंजीसाइड्स, बैक्टीरिया को करने के लिए बैक्टीरियासाइड, इंसेक्ट को करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, वीड को करने के लिए वीडीसाइड्स या पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो सॉइल में से जो सॉइल पॉल्यूटेंट्स को क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं। ठीक है, जो किसके लिए है? वो सॉइल पॉल्यूटेंट है, एक तरह के क्या है? सॉइल पॉल्यूटेंट है। उनको किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल आभास है? इनमें से कौन सा एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है? क्या पूछा है? डिपोजिंग ड्राई लीव्स इन पिट्स एंड अंडर सॉइल। जो क्या करो? सूखे पत्तों को मिट्टी के नीचे गड्ढों में निस्तारित करना। डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन पाउंड्स, तालाबों में बायोडिग्रेडेबल कचरे का निपटान करना। डिस्पोजिंग वेस्ट प्लास्टिक्स बाय डंपिंग इन पिट्स अंडर सॉइल, अपशिष्ट प्लास्टिक को मिट्टी के नीचे गड्ढों में डंप करना। या यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, या फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोगी का उपयोग करना। तो आपसे पूछा है डिस्पोजिंग ऑफ ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स को अगर हम किसके अंदर? ड्राई लीव्स को अगर हम सॉइल के पिट्स बनाकर, अंडर सॉइल डाल देते हैं तो ये क्या होते हैं? डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल है।
ये क्या क्या बनाने में हेल्प करेंगे, मेन्योर बनाने में हेल्प करेंगे। और ये मेन्योर हम क्या, ये मेन्योर क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, किसको, प्लांट्स को। ठीक है, तो डिपोजिंग ड्राई लीव्स इन अंडरपिट्स कोई ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। ठीक है, पोन्ड्स में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल देंगे तब भी नहीं होगा। वेस्ट मटेरियल तो क्या मिलेगा हमें, मेन्योर तो हमें किससे मिलेगी, जब हम पिट के अंदर सॉइल इसको ड्राई लीव्स को डाल देंगे तो वो क्या मेन्योर बन जाएगी। ठीक है, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इससे तो होगा नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके भी नहीं होगा। ठीक है, वो तो हार्मफुल है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। शॉर्ट लिव्ड किसकी बात की है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स की बात की है। ये वो है जो रिमेन किस में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं फॉर अ मच शॉर्टर पीरियड फॉर मच शॉर्टर पीरियड के लिए किस में रहते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लैक कार्बन, मीथेन की, ब्लैक कार्बन की, मीथेन की, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की, जो कि इसके लिए बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड यही लोग रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रीन हाउस। तो ये जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। सबसे ज्यादा तो क्या रहता है, CO2 रहता है, और उसके बाद ये सारे रहते हैं। ठीक है, तो अमोनिया, मीथेन ये सब क्या है, ये ज्यादा समय के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जबकि जो वो चीजें जो शॉर्टर टाइम के लिए रहेंगी वो क्या कहलाती हैं, शॉर्ट लिव्ड। लेकिन ये सब क्या है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में लॉन्गर पीरियड के लिए रहते हैं। सबसे ज्यादा तो कौन रहता है, CO2 रहता है, उसके बाद ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो क्या है, वो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट से बिलोंग नहीं करता। सॉरी, यस, हाँ, अमोनिया क्या है, शॉर्ट लिव, उससे बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट, व्हेन डिड द चेरोबनल न्यूक्लियर एक्सीडेंट आकर। ये क्या था, ये एक चेरोबनल 26 अप्रैल को हुआ था। कहां पे, एक यूक्रेन में हुआ था, किसी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर, किसी चेरोबनल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर। ठीक है, कब हुआ था ये, 1986 में हुआ था। क्लियर है, चेरोबनियल परमाणु घटना। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, अभी मैंने आपको बताया, December 2, 1984, जिसमें किसका, आइसोमिथाइल साइनाइड 1984 में हुई थी। क्लियर है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल एक्सीडेंट एंड देयर लोकेशन। इसमें से क्या करेक्ट नहीं है। सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ था, एक्सप्लोजन यहां पे हुआ था, ठीक है, चेरोबनिल में हुआ था, यूक्रेन में हुआ था, 1986 में हुआ था। ठीक है, इटालियन डायोक्सिन क्राइसिस कहां पे हुई थी, इटली में हुई थी, सेवेस्को में हुई थी, इटली में हुई थी, 1976 में हुई थी। यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल में हुआ था, यस ये भी करेक्ट है, भोपाल में हुआ था। कब हुआ था, 1984 में हुआ था। 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो में, ये कहां हुआ था, ये USA में हुआ था।
ये कहाँ हुआ था? यूएसए में। पेनिसिल्वेनिया में हुआ था, यूएसए में हुआ था, कौन से? 1979 में हुआ था। तो ये गलत है। ठीक है, आपसे इससे पूछा है कि इसमें से कौन सा कंटेक्स्ट गलत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखा एग्जाम के अंदर कि आपको पता होना चाहिए कौन सी घटना, कौन सा एक्सीडेंट कहां पे हुआ था और कौन से सन में हुआ था। ठीक है, क्लियर है, डन।